दोस्तों, आज की जो ये कहानी है ये एक ऐसे ऑटो ड्राइवर की है, एक ऐसे ऑटो चालक की है जो बहुत ही सीधा साधा इंसान होता है और अपनी परिवार से बहुत ही प्यार किया करता है। पर अचानक एक दिन पुलिस को उसकी लाश समुद्र के किनारे से मिलती है और जिस हालत पे मिलती है उस हालत पे पुलिस को देख करके यकीन नहीं होता है के लिए। दरअसल दोस्तों, इस कहानी को पूरा जानने के लिए लास्ट तक जरूर सुनें कि उस ऑटो ड्राइवर के साथ में ऐसा क्या हुआ था और किस वजह से किसने ऑटो ड्राइवर को मारा था। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग अगर इसे सुनेंगे तो जरूर ही आप लोगों को मजा आएगा और एक सीख मिलेगी। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर पटेल। आप लोगों से बस वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप लोगों को ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सीधे कहानी पर आते हैं। दोस्तों, दरअसल ये बात है रईसों की नगरी कहे जाने वाली मुंबई की। उत्तर प्रदेश के एक गांव से एक मोहन नाम का एक लड़का जो मुंबई पैसा कमाने के लिए जाता है और वो वहां पर काम ढूंढ रहा होता है, पर उसे काम तो कोई नहीं मिलता और उसे काम मिल जाता है एक ऑटो चलाने का। और वो वहां पर रह करके ऑटो चलाने लगता है। सवारियों को इधर से उधर लाना ले जाना उसका काम होता है और वो दिन रात बड़ी कड़ी मेहनत करता है। और कड़ी मेहनत करने के बाद में वो वहां पर जो किराए का ऑटो चलाया करता था उससे वहां पर वो खुद का अपना एक ऑटो खरीद लेता है और खुद का अपना ऑटो चलाने लगता है। और जब वो अपना खुद का एक ऑटो चलाने लगता है और उसकी जिंदगी बहुत अच्छे से कटने लगती है तो वो उत्तर प्रदेश से जो उसके वहां पर बीबी रह रही होती है, उसको एक 8 साल का बच्चा होता है, उन लोगों को भी मुंबई बुला लेता है और अपने साथ में रखने लगता है और वो तीनों बहुत ही अच्छे से बहुत प्यार से रहने लगते हैं। क्योंकि जो मोहन होता है वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता है और जो उसकी पत्नी होती है उसे मोहन पर बहुत ही ज्यादा भरोसा होता है। दोस्तों, जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से कट रही होती है, वो तीनों बहुत ही खुशी से रह रहे होते हैं, पर अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जिसे सोच करके भी रूह कांप जाती है। दरअसल दोस्तों, एक दिन अचानक पुलिस को यह सूचना मिलती है कि समुद्र के किनारे एक लाश पड़ी हुई है। और जब पुलिस उस लाश को उठाने के लिए जाती है और उस लाश को देखती है, क्योंकि वो उस लाश को पुलिस तो पहचानती नहीं थी और उसकी पहचान के लिए पुलिस उसकी फोटो निकलवाती है और फोटो निकलवाने के बाद शहर के कोने कोने पर ऑटो ड्राइवर ऑटो चौराहे पर जाकर के उस फोटो को दिखाने लगती है और जानकारी करने लगती है कि आखिरकार ये व्यक्ति है कौन। और जब पुलिस इस चीज की जानकारी कर रही होती है और ऑटो ड्राइवर से मिलती है तब वो बताता है कि अरे साहब, ये तो अपना मोहन है जो ऑटो चलाने का काम करता था। तब पुलिस उससे उसके घर का एड्रेस पूछती है और उसके घर पर जाती है और मोहन की पत्नी कल्पना से मिलती है और कल्पना से पूछती है कि आखिरकार ये कौन है। तब कल्पना बताती है कि साहब, ये तो हमारे पति मोहन है। क्या हुआ है इनको? तब पुलिस बताती है कि किसी ने इनकी हत्या कर दी है, इनकी लाश समुद्र के किनारे मिली है। ये बात सुन करके मोहन की पत्नी बहुत जोर जोर से रोने लगती है और बेहोश हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उस मुंबई जैसे शहर में, इतने बड़े शहर में मोहन के अलावा उसका कोई नहीं होता। दोस्तों, पुलिस अब यह जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार मोहन को किसी ने क्यों मारा, उसकी किससे क्या दुश्मनी थी। और यह बात मोहन की पत्नी कल्पना से पूछती है कि आखिरकार मोहन की किसी से कोई दुश्मनी थी। तो मोहन की पत्नी कल्पना बताती है कि नहीं साहब, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो तो बस अपना कमाते थे, अपना खाते थे, हम लोग बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी काट रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब पुलिस सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार ऐसी क्या बात रही होगी, ऐसा क्या मामला रहा होगा जिसकी वजह से किसी ने मोहन को मार दिया। उधर जब मोहन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मोहन के शरीर पे दांत के निशान होते हैं, नाखूनों के निशान होते हैं, उसे बेल्टों से बुरी तरह से मारा गया होता है और उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी चोट के निशान होते हैं।
और पुलिस ये देख करके पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख करके चौंक जाती है। आखिर उसको विश्वास नहीं होता कि यह मामला क्या है, और वो ये सोचने लगती है कि जरूर कल्पना को जो बात नहीं मालूम, शायद मोहन ऐसी बातें कोई भी पति अपने घर पर नहीं बताता है, अपनी पत्नी से नहीं बताता है। जरूर मोहन के किसी दूसरी औरत के साथ में नाजायज संबंध थे, या तो फिर इसने किसी के साथ में रेप किया है, जिसकी जानकारी होने पर किसी ने इसकी हत्या करके इसे समुद्र के किनारे फेंक दिया है। और इस चीज की जानकारी करने के लिए अब पुलिस मोहन के मोहल्ले में अन्य लोगों से उसके विषय में पूछताछ चालू कर देती है। पर कोई भी शख्स ऐसा कहने वाला उस मोहल्ले में नहीं मिलता कि जो यह कह दे कि मोहन एक बुरा इंसान था, बल्कि हर कोई यह कहता था कि मोहन बहुत ही अच्छा इंसान था, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी औरत के सामने वो नजरें उठा करके भी नहीं देखता था। अब पुलिस परेशान हो जाती है कि आखिरकार जो व्यक्ति इतना सीधा साधा हो, जो जिसके किसी से कोई संबंध ना हो, फिर उसको इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है, और उसके शरीर पर ये चोट के निशान कैसे आ सकते हैं। इसके लिए पुलिस अब अपनी जांच को और तेजी करती है, और जब कई ऑटो ड्राइवरों से उसके विषय में जानकारी जुटाना चालू करती है, तब एक ऑटो ड्राइवर के द्वारा पुलिस को यह पता लगता है कि एक जो बार डांसर होती है उसको मोहन डेली लाने और ले जाने का काम करता था। डेली रात में जहां उसका प्रोग्राम होता था, मोहन उसको लेकर के जाता था, और प्रोग्राम खत्म होने के बाद में उसको लेकर के उसके घर पर छोड़ता था। अब पुलिस को ऐसा लगने लगा था कि शायद उसी बार डांसर के चक्कर में मोहन का कत्ल हुआ है। पुलिस उस बार डांसर को पता करती है और उसको थाने पर बुलाती है, और उसको बैठा करके जब उससे पूछताछ करती है तो बार डांसर पुलिस को यह बताती है कि सर, मोहन बहुत ही अच्छा इंसान था, मैंने केवल उसको इसीलिए परमानेंट अपने काम पर रखा था क्योंकि कभी भी वो बुरी नजर से नहीं देखता था। बाकी बहुत कम लोग होते हैं मुंबई जैसे शहर में जो भरोसे वाले मिले, पर मोहन एक ऐसा इंसान था जिस पे पूरा भरोसा किया जा सकता था। तब फिर पुलिस कहती है कि आखिरकार उसका कत्ल हो गया है, ऐसी क्या बात रही, आपके साथ में वो अगर आता जाता था तो कभी आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ जिसकी वजह से मोहन का कत्ल हुआ या उसका मर्डर हुआ। तब वो जो बार डांसर होती है वो पुलिस को केवल एक चीज बताती है कि सर, ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ, पर बस एक चीज मुझे समझ में आई कि इधर कुछ दिन से मोहन पैसे के लिए बहुत टेंशनाइज रहता था, वो टेंशन में रहता था, और उसने साहब मुझसे एक दिन 25,000 रुपए मांगे थे। मेरे पास 25,000 तो नहीं थे, 15,000 थे, और मैंने वो 15,000 रुपए मोहन को दिए थे। पुलिस ये सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी थी, क्योंकि एक चीज और पुलिस को ये पता लगती थी कि मोहन ने कई लोगों से पैसा उधार ले रखा था, और उसके बाद में उसने अपना जो ऑटो था उसको भी बेच दिया था, और वो भी एक इंसान को नहीं, अपना ऑटो वो 2 लोगों को बेचा था। पहले एक इंसान को बेचा 45,000 में, और फिर वही ऑटो एक दूसरे इंसान को 50,000 पे बेच देता है। पुलिस ये चीज नहीं समझ पा रही थी कि आखिरकार ऐसी क्या जरूरत थी जिसके लिए मोहन पैसे के लिए इतना परेशान था। घर में जब पुलिस उसकी पत्नी से बात करती थी तो वो कहती थी कि साहब, ऐसी कोई बात नहीं थी। अब पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये मामला क्या है। पुलिस इस केस को और नजदीक से जब जानना चाहती है, इसके बारे में और खोजबीन चालू करती है, तब पुलिस को पता लगता है कि मोहन का एक खास दोस्त भी था जिसका नाम राजू था। अब पुलिस राजू को उठा लेती है, और राजू को उठाने के बाद में राजू से पूछताछ चालू करती है, तो राजू कहता है कि साहब, मुझे मोहन के विषय में कुछ नहीं पता है। पर पुलिस को उसकी बातों पर शक हो जाता है, और पुलिस राजू पर नजर रखना चालू कर देती है। उधर जो राजू होता है वो एक रहीस कॉलोनी पे अक्सर आया जाया करता था, और जब पुलिस उधर मोहन के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाती है तो पता लगता है कि मोहन ने मरने के 2 घंटे पहले एक किसी नए नंबर पे 4 से 5 बार कॉल किया था। अब पुलिस उस नंबर की खोजबीन करने लगती है। जब उस नंबर की खोजबीन करती है तो पता लगता है कि वो एक अनीता नाम के औरत के नाम से वो सिम होता है, और उसकी जब जानकारी पुलिस चालू करती है
और उसको ढूंढते ढूंढते उसके मकान के बाहर पहुंचती है तो वहां पर एक गार्ड खड़ा होता है और उस गार्ड से जब मोहन की फोटो दिखा करके पुलिस पूछती है कि क्या आपने इस इंसान को कभी यहाँ पर देखा है, तो वो कहता है कि साहब नहीं, मैंने नहीं देखा। तब पुलिस कहती है कि क्या यहाँ पर कोई दूसरा गार्ड भी रहता है? तब मोहन बताता है कि हाँ साहब, मेरे अलावा रात में 8 बजे से एक दूसरा गार्ड आता है। उसी समय जो मोहन का दोस्त होता है उस मकान के बाहर निकल रहा होता है। तब पुलिस को देख करके, राजू को देख करके पुलिस को और शक हो जाता है और वो उस गार्ड से पूछते हैं कि क्या ये इंसान हरदम यहाँ आता रहता है? तब वो बोलता है कि हाँ साहब, ये तो अक्सर यहाँ आते रहते हैं, इनका कोई रिश्तेदार यहाँ पर रहता है। तब पुलिस को यह चीज का शक हो जाता है कि एक ऑटो ड्राइवर का रिश्तेदार यहाँ पर, उसे विश्वास नहीं होता। उसके बाद में पुलिस राजू को उठा लेती है और राजू को उठाने के बाद में उससे पूछताछ चालू करती है। तो पहले तो राजू कुछ नहीं बताता, कहता साहब कुछ नहीं, वहां पर मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं, बस मैं उनसे मिलने जाया करता हूँ। पर पुलिस राजू से कहती है कि यही चीज मोहन भी कहता था कि उसके वहां पर रिश्तेदार रहते हैं, पर मोहन की पत्नी कल्पना ने बताया कि उनका वहां पर कोई रिश्तेदार नहीं रहता है और तुम मुझसे जरूर कुछ ना कुछ झूठ बोल रहे हो, बात को सच सच बताओ, नहीं तो अभी हम आपसे सारी बातें उगलवा लेंगे। तब राजू डर जाता है और डर करके पुलिस के सामने बहुत तेजी से रोने लगता है और रो करके वो पुलिस के सामने जो बात बताता है दोस्तों, उस बात को सुन करके हर किसी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। किसी को ये यकीन ही नहीं होगा कि क्या कभी ऐसा भी होता है या ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, राजू बताता है कि एक दिन वो सवारी लेकर के, एक दिन वो ऑटो लेकर के रात के समय में जा रहा होता है और उसी समय उसे एक लेडीज हाथ देती है और वो अपना ऑटो रोक देता है और वो लेडीज बोलती है कि भैया हमें हमारे घर तक जाना है, हमें इस कॉलोनी तक जाना है, हमें वहां तक छोड़ देंगे क्या आप? राजू बोलता है कि जी मैम, मैं तो इसीलिए गाड़ी चला रहा हूँ और बैठ जाइए। वो लेडीज दारू के नशे पे होती है और उसके बाद में राजू उसको अपने ऑटो पर बैठाता है और ऑटो पर बैठाने के बाद में उसको उसके घर पे छोड़ने जाता है और जैसे ही उसके घर पे छोड़ करके वापस हो रहा होता है, वो लेडीज उसको पकड़ लेती है और बोलती है कि भैया पानी पी लीजिए, 2 मिनट बैठ लीजिए, और राजू रुक जाता है। उसके बाद में वो लेडीज उसको ड्रिंक पीने के लिए देती है और वो ड्रिंक कर लेता है, ड्रिंक पी लेता है और पीने के बाद में जब उसे नशा हो जाता है तो वो वहीं पर सो जाता है। वो औरत राजू के साथ में बलात्कार करती है, अपने एक और सहेली को बुलाती है और दोनों मिल करके उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं और शारीरिक संबंध बनाने के बाद में उसका एक वीडियो बना लेते हैं। और जैसे ही सुबह होती है और राजू की नींद खुलती है, उसके बाद में वो दोनों औरतें उसको वो वीडियो दिखाती हैं और बोलती हैं कि अब हमें इसके एवज में पैसा चाहिए। तो वो बोलता है कि मैम कैसा पैसा, किस चीज का पैसा? तब वो कहती हैं कि आपने रात भर बहुत मजे लिए हैं, मजा फ्री में नहीं मिलता है, उसके लिए पैसा लगता है। ये बात सुनकर के राजू चौंक जाता है। वो कहता है कि मैडम हम बहुत गरीब हैं, हमें छोड़ दीजिए, हमारे बीवी बच्चे हैं, मर जाएंगे, हम लोग भूखों मर जाएंगे। वो कहती हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें या तो 5,000 रुपए दो और नहीं तो मैं आज ही आपकी बस्ती पे ये वीडियो वायरल कर दूंगी। वो लोक लाज की डर से, समाज की डर से राजू उनको 5,000 रुपए तो कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके दे देता है। उसके बाद में वो औरतें उसे डेली ब्लैकमेल करने लगती हैं और डेली उसको अपने कमरे पर बुलाने लगती हैं, अपने घर पर बुलाने लगती हैं। जितना भी पैसा राजू कमा करके लाता है शाम के वक्त अपने घर के बजाय, वो सारा पैसा उन लोगों को दे करके चला जाता था। वो दोनों औरतें उसकी जेब से एक एक पैसा शाम को निकाल लिया करती थी और राजू थक हार के बिना पैसे के अपने घर चला जाता था। और जब घर पर उसकी बीवी, उसके बच्चे पूछते थे कि पैसा नहीं मिले, तब वो कहता था कि यार सवारी ही नहीं मिली, काम ही नहीं चल रहा, काम बहुत स्लो है। दिन में दिन राजू टेंशन में होने लगता था और राजू के ऊपर भी बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका होता है। उसके बाद में पुलिस इस मामले को जब तह तक जाती है और उसके बाद में राजू की मदद से उन दोनों औरतों का स्केच बनवाती है और स्केच बनवाने के बाद में उन दोनों लेडीजों को वो
पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके थाने लाती है। और थाने में जब उनसे पूछताछ करती है तब जो वो बात बताती हैं वो सुन करके पुलिस भी चौंक जाती है। दरअसल दोस्तों, वो दोनों औरतें पुलिस को बताती हैं कि एक दिन रात में जब वो मोहन के साथ में संबंध बना रही होती हैं तो उन्हें, क्योंकि ऐसे संबंध बनाने में कम मजा आ रहा होता है, तो वो उनके मन में एक विचार आता है कि आज मोहन को हम लोग प्रताड़ित करेंगे और प्रताड़ित करने के बाद में उससे संबंध बनाएंगे। इसके लिए वो दोनों औरतें मिल करके मोहन के हाथ और पैर को बांध देती हैं और बांध देने के बाद में मोहन के ऊपर बेल्ट से प्रहार करने लगती हैं। और मोहन जितना ज्यादा कराह रहा होता है, जितना ज्यादा दर्द से तड़प रहा होता है, उतना ही उन दोनों औरतों को मोहन के साथ में संबंध बनाने में मजा आता है। और यह करते करते वो मोहन अपने हवस में इतना ज्यादा लीन हो जाती हैं कि वो एक बार नहीं बल्कि 3 से 4 बार मोहन के साथ में बार बार करके दोनों औरतें बारी बारी से संबंध बनाती हैं। मोहन बेहोश हो जाता है, उसे फिर बेल्टों से मारती हैं और उसे जैसे ही होश आता था उसके साथ में फिर संबंध बनाना चालू कर देती थी और वो फिर बेहोश हो जाता था। और जब मोहन बार बार बेहोश हो जाता था, अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि शायद अब मोहन बचेगा नहीं और मर जाएगा। इस डर से वो दोनों रात में मोहन को अपनी गाड़ी पे बिठाती हैं और गाड़ी में बैठा करके समुद्र के किनारे पानी में डाल करके अपने घर वापस चली आती हैं। पुलिस जब यह शब्द उन औरतों के मुंह से सुनती है तो परेशान हो जाती है, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है कि आखिरकार कोई औरत इतनी बेदर्द तरह से इतनी यातनाएं कैसे दे सकती है अपनी हवस को बुझाने के लिए। ये कैसी कैसी फैंटेसी लोगों के मन में हो जाती है, इसे कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों, वो दोनों औरतें बताती हैं कि एक नहीं ऐसे कई ऑटो ड्राइवर उनके जाल में फंसे हुए थे। पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। जहां पर भी रहें बहुत सोच समझ के अपने कदम को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, ये दुनिया इस समय बहुत, आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलूंगा आप लोगों को एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।